नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं डलिम्स एमबीमी स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड सिधारी, जे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैठ, स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदली बाजार, जीटी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास और वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने आज बमहौर अंडरपास के पास से पुलिया के समीप घेराबंदी कर 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 25,000 का इनामी बताया जा रहा है। एसपी स्थिति शैलेंद्र लाल ने बताया कि ये सभी वो बैठकर शहर कोतवाली के कुंदीगढ़ निवासी एक व्यक्ति के अपहरण की साजिश रच रहे थे। इनके पास अपहृत होने वाले व्यक्ति का रंगीन फोटो भी बरामद हुआ है। बदमाशों के कब्जे से 3 असलहे भी बरामद किए गए। पुलिस लाइन में सभी 5 गिरफ्तार बदमाशों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए एसपी सिटी ने बताया कि थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह को सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 बदमाश आपस में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का मशवरा कर रहे हैं। किसी के लड़के का अपहरण कर फिरौती लेने की बात भी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अंडरपास के पास से गिरफ्तारी की गई। पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि अली अंसारी और छोटे सरकार मोहल्ला कुंदीगढ़ थाना कोतवाली का निवासी है। इसी का अपहरण करना था। ये व्यक्ति पैसे वाला है जो शेयर मार्केट से ज्यादा पैसा कमाया और हाल ही में महिंद्रा थार गाड़ी खरीदा है। अपहरण करने के बाद कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की डिमांड करते और जो मिलता आपस में बांट लेते। अगर अपहरण के बाद पैसा नहीं मिलता तो हत्या कर देते। गिरफ्तार लोगों में 25,000 का इनामी मोनू उर्फ शारिक पुत्र मुबारक अली निवासी अलीनगर कटरा थाना मुबारकपुर, हमजा पुत्र अहमद शहजहां निवासी रूम नंबर 58 मोहल्ला जालंधरी पहाड़पुर थाना कोतवाली, मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद अतीक निवासी मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली, मोहम्मद कैफ पुत्र नसीम निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली, अमन पुत्र नसीम निवासी मोहल्ला कुंदीगढ़ थाना कोतवाली है। मुबारकपुर बमहौर अंडर के पास से अपहरण की साजिश रचते 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 तमंचे, 2 मोबाइल फ़ोन और जिस व्यक्ति के साथ घटना कारित करनी थी उसका फ़ोटो बरामद हुआ है, जिसमें इस एक अपराधी मोनू है, उस पे 25,000 का इनाम था। ये सभी अपराधी आजमगढ़ के हैं, एक मुबारकपुर थाना क्षेत्र का और बाकी 4 कोतवाली थाना क्षेत्र के हैं। इन सभी अपराधियों के विरुद्ध, क्योंकि इनके पूर्व मुकदमे हैं, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा अब जो प्रॉपर्टी इन्होंने अर्जित करी अपराध द्वारा उसको चिन्हित किया जाएगा और उसका जब्तीकरण किया जाएगा। एक तो 25,000 का इनामी, इसके अलावा जो पुलिस टीम ने अपहरण की साजिश रचते जिन अपराधियों को पकड़ा है, इनके लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये की पुरस्कार की संस्तुति की जाएगी। सर, ये क्या सुनाने के माध्यम से ये इस तरीके की घटना को अंजाम देते थे या किस तरीके का गिरोह करते? ये अपने आर्थिक लाभ के लिए इस तरह की घटना करते थे, तो इसीलिए इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और लोग भी इसमें सम्मिलित? बाकी विवेचना में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई और भी सम्मिलित होगा उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करेंगे। सर, इस तरह की जो घटना अभी जांच प्रचलित है, उसके उपरांत अगर कोई चीज़ संज्ञान में आता है तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। इनमें से एक अपराधी का मित्र था जिसको एक अपहरण करने का साजिश रच रहे थे। अब जानकारी की जेएससिटी मॉन्टेसरी स्कूल शाखाएं वैदुपुर, जाफरपुर और दारूपुर अतरैठ आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लास LKG to 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एकीकृत परीक्षा हेतु विशेष तैयारी। कुशल एवं योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, हवादार एवं स्वच्छ वातावरण, वाहन सुविधा उपलब्ध, छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, जनरेटर की सुविधा। अपने बच्चों की मजबूत नींव और उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें जेएससिटी मॉन्टेसरी स्कूल। देश में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर उपजे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश में शासन ने निर्देश जारी किया है। धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर सुप्रीम कोर्ट के मानक के अनुसार ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि शासन के निर्देश का पालन कराया जा रहा है। एसपी ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर लगे उनका साउंड और वॉल्यूम कंट्रोल कर मानक के अनुरूप लाउड स्पीकर का प्रयोग कराया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों और चौराहों पर बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं है।
लाउड स्पीकर का मानक के अनुरूप सख्ती से पालन कराने के लिए जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक करने के साथ ही थाना स्तर पर पीस कमेटी की बैठक करके धर्मगुरुओं और सभी लोगों को इस बात की जानकारी दे दी गई कि धार्मिक स्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाएगा। मानक के विपरीत लाउड स्पीकर बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके संबंध में यह है कि जो भी लाउड स्पीकर ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो पूर्व से लगे हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार उनका साउंड और वॉल्यूम कंट्रोल मेंटेन किया जाए और उसके साथ साथ जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चौराहे हैं, उन पे बिना प्रशासन की अनुमति के किसी भी प्रकार से किसी लाउड स्पीकर का प्रयोग न किया जाए। इसके संबंध में मेरे और डीएम साहब के द्वारा मीटिंग करके सभी को अवगत भी करा दिया गया है। थाना स्तर पर भी पीस कमेटी की मीटिंग और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके सबको अवगत करा दिया गया है। टोटल कंप्लायंस इन शासन के जितने भी आदेश हैं उनका वर्तमान में कराया जा रहा है। वहीं लाउड स्पीकर विवाद को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि इसे बिना वजह की तूल दिया जा रहा है। धार्मिक कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और जो ये लाउड स्पीकर पे विवाद चल रहा है, इसको विवाद तो होना नहीं चाहिए हमारे ख्याल से। ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये तो सिर्फ 2-4 लोग गिने चुने लोग हैं जो इशू बना रहे हैं। वैसे ये होना नहीं चाहिए। हम लोग तो एक दूसरे भाई है, भाई मिल बांट के रहते हैं। ये सब गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh। चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रोडवेज परिसर में शुक्रवार को परिवहन विभाग की तरफ से विचार गोष्ठी, नेत्र परीक्षण व स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान चालक परिचालक यात्रियों का नेत्र परीक्षण किया गया। इसके बाद सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आरटीओ आर.एन. चौधरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शिविर लगाकर रोडवेज चालक परिचालकों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी दी गई। एआरटीओ ने रोडवेज चालकों को सड़क सुरक्षा संबंधित कई जानकारी दी। इस मौके पर एआरटीओ सत्येंद्र कुमार यादव, संतोष कुमार सिंह, आरआई पवन कुमार सोनकर, आरएम रोडवेज विभाग वीके सिंह आदि उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यातायात जागरूकता के माध्यम से ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सबको मिलकर दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने की दिशा में प्रभावी पहल करनी होगी। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक लोगों की जान सड़क हादसों में जा रही है। ये चिंता का विषय है। जागरूकता से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यातायात जागरूकता के लिए वाहन चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। विभाग द्वारा निरंतर सड़क जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। वाहन चालकों से भी सीधा संवाद बनाया जा रहा है। सावधानी से वाहन चलाने पर ही दुर्घटनाओं से मुक्ति मिल पाएगी। इसके लिए पूरे समाज को जागरूक होना होगा। के तहत जो है चौथी बार जो जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया है, यह कार्यक्रम आरटीओ आजमगढ़ के सहयोग के साथ परिवहन निगम एक साथ कर रहा है। आज के दिन विगत एक हफ्ते से हम लोग लगातार जागरूकता अभियान अलग अलग डिपोज में कराया जा रहा है। इसके तहत हमारे चालक परिचालकों को सुरक्षित यात्रा करने के लिए, यात्रियों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगातार जागरूकता में बताया जा रहा है। इसके तहत हम सब लोग जानते हैं कि सुरक्षित यात्रा करने के लिए अपने लेन में चलना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है। हमारे चालक लोगों को मैं लगातार कहता आया हूँ कि गाड़ी ओवर स्पीडिंग न करें, हमेशा आगे वाले गाड़ियों के डिस्टेंस बना के रखें। यदि आपकी गाड़ी की स्पीड 50 है तो कम से कम 500 मीटर की दूरी हमेशा बनाए रखें ताकि इमरजेंसी ब्रेक लेने पर आगे की तरफ गाड़ी से हिट ना हो। नशे में न चलाएं गाड़ी, सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाए, दोपहिया वाहन हेलमेट का प्रयोग करें। जहाँ तक रोड एक्सीडेंट का है, हम ये सोच के चलते हैं कि मैं सुरक्षित चल रहा हूँ, मैं नियम से चल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि असुरक्षित चलते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि मैं असुरक्षित चल रहा हूँ। वो बचत के
वो बचत सावधानी कम बरतते हैं, चोट खाता है वो आदमी जो सुरक्षित चल रहा है। इसलिए सीमित गति से चलें, यातायात के नियमों का पालन करें, जगह जगह जो कॉशन लगे हुए हैं उनका प्रयोग करें, उनको देखते रहें, सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा आजमगढ़ का अधिवेशन और संघ का चुनाव शुक्रवार को राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ के पुस्तकालय में नित्यानंद यादव अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा उपाध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि प्रांतीय महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं उत्तर प्रदेश एवं विशिष्ट अतिथि जुबैर अहमद, उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश व चुनाव अधिकारी जितेंद्र बहादुर, महामंत्री प्राविधिक पुस्तकालय संघ की उपस्थिति में संपन्न हुआ। संघ के संविधान के अनुसार रामानंद यादव अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर राजेश शुक्ला, कुलभूषण सिंह मंत्री, ऐक्य भारतीय संगठन मंत्री राजन शुक्ला व ओंकार उपाध्यक्ष व अवधेश कुमार यादव कोषाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। निर्वाचित पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि आर.के. निगम ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अधिवेशन का संचालन अनिल राय द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रांतीय महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश आर.के. निगम ने कहा कि इकाई के गठन की कार्रवाई सकुशल संपन्न हुई। संगठन को मजबूत करने का कार्य इकाइयों के गठन के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जनपद से की गई है। आगामी 2 महीने में प्रदेश के जिलों में नई इकाइयों का गठन कर संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। सरकार के पिछले कार्यकाल में जो कार्य शेष रह गए उन्हें अब की बार पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हित में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। ये गठन के लिए आया हूँ। सभी को पता है कि कोई भी संघर्ष जब शुरू होता है तो सबसे पहले हम लोगों को सिखाया गया है कि संगठन का कील कांटा दुरुस्त कीजिए। पिछली कार्यकाल में सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए कोई भी काम नहीं किया, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे वेतन विसंगति का मामला हो या प्रोन्नतियों का मामला हो। अच्छी बात यह है, अब देखिए इस पे कितना अमल होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार कहा है, चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा है कि कर्मचारियों की समस्याएं कुछ महीनों में हल हों। प्रोन्नति के लिए 30 सितंबर तक की बात कही गई है, लेकिन बातें तो बहुत बार कही गई लेकिन उनका अनुपालन नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा कष्ट है कर्मचारियों के लिए। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले तय किया कि संगठन को मजबूत करें। उसी के तहत आज यहाँ पर बैठक है, 24 तारीख को मऊ में है। जो शाखाओं का कार्यकाल समाप्त हो गया था, यहाँ कहीं कुछ कर्मचारी ट्रांसफ़र हो गए थे या सेवानिवृत्त हो गए थे, उनकी जगह शाखाओं का पुनर्गठन किया जा रहा। क्योंकि जनपद शाखाएं जब मजबूत होंगी तभी संगठन मजबूत होगा। हमारी जो पुरानी पेंशन की मांग है या जो भत्तों की बहाली की मांग है, तमाम सारी मांगें हैं। मांगें तो इतनी जुड़ गई हैं, सरकार को बस अब केवल एक ध्यान आ रहा, सरकार गठित हुई, कर्मचारियों का स्थानांतरण करो। ये सरकार का एक पहला रवैया है। उसमें पैसा, अभी तो मांगों के बारे में रोना रोती है, लेकिन टीए के बारे में जो अरबों रुपया सरकार कर्मचारियों के ऊपर खर्च करेगी उसका उनका कोई ध्यान नहीं रहता। अधिकारी सबसे पहले कहते हैं ट्रांसफ़र करो। अब उससे कहेंगे कि हम जो है कंप्यूटर से करेंगे, ऑनलाइन करेंगे इसमें, लेकिन होता है भ्रष्टाचार, उसमें भी होता है, पहले भी होता था, पक्षपात भी होता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा इस मीटिंग के माध्यम से कि पहले कर्मचारियों की जो वर्षों से समस्याएं लंबित हैं, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें कोई वित्तीय खर्चा नहीं आ रहा, उनकी पूर्ति की जाए। चाहे प्रमोशन का मामला हो या कैशलेस का मामला हो, ये सारे मामले पेंडिंग हैं। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज की इस बैठक में पूर्वांचल से जो सबसे सक्रिय और सबसे प्रसिद्ध जनपद है, वहाँ से हम इस कार्रवाई को शुरू कर रहे हैं। आगामी 2 महीनों में हम संगठन की पूरी इकाइयों को, पूरे 75 जनपदों को सुदृढ़ करने के बाद फिर प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। उसके बाद आगे की रूपरेखा आंदोलन की तय की जाएगी। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़, डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, BP, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सोनल पाटिल,
स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। शुक्रवार को करतारपुर स्थित GD ग्लोबल स्कूल आजमगढ़ में आइसक्रीम डे मनाया गया, जिसमें कक्षा नर्सरी से 3 तक बच्चों ने प्रतिभाग किया। रंग बिरंगे परिधानों में बच्चे बहुत सुंदर एवं मन भावन लग रहे थे। छोटे छोटे बच्चे ने सामूहिक नृत्य प्रस्तुत करते हुए सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को डिजिटल स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से नैमित्तिक अच्छी एवं बुरी बातों से परिचित कराया गया तथा उनके मनोरंजन के लिए उन्हें मूवी भी दिखाई गई। कक्षा 2-3 के बच्चों के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी कराई गई। बच्चों को आइसक्रीम खाने की विधि बताते हुए सभी बच्चों को आइसक्रीम वितरित की गई। बच्चों ने गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने का आनंद उठाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राइमरी विंग की कोऑर्डिनेटर श्रीमती पिंकी सिंह सहित सभी शिक्षिकाएं तथा बच्चे उपस्थित थे। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आजमगढ़ के रानी की सराय क्षेत्र के गांव खोर स्थित RSS प्रशिक्षण महाविद्यालय के B.Ed के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर स्कॉलरशिप न मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि उनके कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है, लेकिन फिर स्कॉलरशिप नहीं आती। इसके लिए कोई न कोई कारण बता दिया जाता है। जब इसकी शिकायत की जाती है तो उसमें भी लीपापोती कर दी जाती है। अधिकारियों को शिकायत की जाती है तो वो धमकी देते हैं या फिर बच्चों की ही गलती बता देते हैं। कुल मिलाकर स्कूल प्रबंधन और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की गड़बड़ी के चलते छात्र छात्राओं को भुगतान करना पड़ रहा है। अगर छात्रवृत्ति नहीं मिली तो ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। मात्र 10% लोगों की ही छात्रवृत्ति आई है, बाकी कोई न कोई कारण बताकर रिजेक्ट हो गया। इसकी शिकायत समाज कल्याण विभाग को की गई तो अधिकारी डांटने लगे और कहे कि तुम्हारा डाटा डिलीट कर दिया जाएगा। ये पूर्वांचल PG कॉलेज और RSS प्रशिक्षण महाविद्यालय गाँव खोर रानीसराय के छात्र हम सभी लोग हैं। छात्रवृत्ति के संबंधित में DM साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। छात्रवृत्ति हमारे कॉलेज में अन्य बहुत से विद्यार्थियों का नहीं आया। लगभग 300 में से 10-20 विद्यार्थियों को आया, जिसमें भेदभाव देखा जा रहा है। OBC वर्ग का अधिक छात्रवृत्ति नहीं आई है और उनका जो डाटा है वो गलत बताया जा रहा है कि हमारे थ्रू इतने छात्रवृत्ति इतने बच्चे को दिया गया है। और जब हमने पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग अधिकारी से संपर्क किया तो उनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया और उन्हें कहें सर हमारी छात्रवृत्ति कब तक आएगी, तो कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो आपके डाटा ब्लॉक कर दिया जाएगा। बताइए, एक अधिकारी का यही स्वभाव होता है? सर हमारी छात्रवृत्ति मिले और जो इन्होंने समय सारणी नवंबर से अक्टूबर से समय सारणी अपनी बनाई थी, नवंबर में देंगे, दिसंबर में देंगे, जनवरी में देंगे, फरवरी में देंगे, लास्ट में आके मार्च में 31 मार्च तक देंगे, पर अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली और नवंबर का हमारा सत्यापन हो चुका है। उसके बावजूद छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई और डाटा बताया जा रहा है, फिर जाके कह रहा है कि हमारा फंड ही खत्म हो गया। जब छात्रवृत्ति छात्रों को मिली नहीं तो फंड खत्म हुआ कहाँ से? यह पैसा खा गए अधिकारी। और मैंने ये भी देखा है
कि जब मैंने समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग समाज कल्याण विभाग में गया नेहरू हॉल के पास, तो अधिकारी वहाँ पे बैठे थे कंप्यूटर पे, उन्होंने जो उनके परिचित के लोग थे उनसे 1000-2000 रुपया लेके और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवा के, हमारे सामने की बात है, जाइए भैया आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो भी डाटा सत्यापन हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, जिनकी पहुँच है उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई। कितने लोगों का भविष्य मुबारकपुर कस्बा स्थित पुरा रानी समौधी में रामवृक्ष यादव पुत्र तिलकधारी यादव के घर में शुक्रवार को लगभग सुबह 9:30 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष योगेंद्र बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी राजीव कुमार सिंह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा एक टैंक एवं समरसेबल से आग पर पानी छिड़काव करने की मुहिम तेज हुई। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद किसी प्रकार से आग पर काबू पाया जा सका। खबर है कि रामवृक्ष यादव के मकान में कंडा का एक ढेर बना हुआ था। प्रचंड गर्मी के कारण अज्ञात परिस्थितियों में आग लग गई और आग इतनी विकराल होती चली गई कि पुलिस को मौका स्थल पर पहुंचकर कंडा सहित अनाज के गेहूं के बोरे एवं खाद्य सामग्री को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस संबंध में योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि अज्ञात परिस्थितियों में आग लग गई, जबकि जहां पर आग के गुब्बारे निकले थे वहां किसी अन्य व्यक्ति का रिहाइश न होने पर किन कारणों से आग लगी इसकी जाँच कराई जा रही है। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। किसान एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो के नारे के साथ सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ये सभी सदर तहसील की ग्राम सभा गंभीर वन के निवासी हैं। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा में पिछले कई वर्षों से चकबंदी प्रक्रियारत है। 2018 में धारा 6(1) का प्रकाशन कर दिया गया। इसके अंतर्गत गरीब किसानों का 1970, 1973 व 2003 में जो आवंटन हुआ वो विभागीय कर्मचारियों ने उसे आज तक नहीं चढ़ाया। ग्रामीणों का आरोप था कि भूमाफियाओं के साथ मिलीभगत के चलते उनकी चकबंदी प्रक्रिया व आवंटन को अब तक प्रभावित रखा गया है, जिसके चलते ग्राम सभा के लगभग 500 से अधिक किसान प्रभावित हैं। गरीब भूमिहीन किसानों का कृषि आवंटन ऑनलाइन खतौनी में नहीं चढ़ाया गया। उन्होंने मांग की कि गरीब किसानों की कृषि भूमि वर्तमान कंप्यूटर की खतौनी में चढ़ाई जाने का आदेश दिया जाए। ग्रामीणों के साथ पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशुतोष सिंह ने कहा कि गरीब किसानों को भूमि आवंटित की जानी जरूरी है, नहीं तो उनके समक्ष भूमिहीन होने को और भुखमरी का शिकार होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो है पिछले 50 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया अंतर्गत थी। 2018 में उसको धारा 6(1) का प्रकाशन कर दिया गया। उसके अंतर्गत जो भी गरीब किसानों का सन 70 और 76 और 2003 में जो आवंटन हुए थे कृषि आवंटन गरीब भूमिहीन किसानों को, उसको यहाँ के कर्मचारियों द्वारा नहीं चढ़ाया जा रहा। भूमाफियाओं से मिलकर के उनके बस में काम किया जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं, हमारी डीएम साहब से ही उम्मीद और अपेक्षा है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुसार गरीब किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए इन गरीब किसानों का जो है आवंटन चढ़ाते हुए इनको जो है इनकी भूमि इनको वापस कराई जाएगी। करीब हमारे ग्राम सभा में 500 किसान ऐसे हैं कि जो इससे प्रताड़ित हैं।